हेलो माय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम इस वीडियो में जो एनआईएस की क्लास 12 का जो चैप्टर चल रहा है ना, ज्योग्राफी का चैप्टर 19, उसका पार्ट 3 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में। जो हमारा एक टॉपिक बच जाता है पीछे, दैट इज़ द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो उसको हम नेक्स्ट जो क्लास है ना, उसमें दो टॉपिक हम कंबाइन कर देंगे, दैट इज़ द इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, तो आज ये काफ़ी छोटी वीडियो रहने वाली है। ठीक है, स्मॉल सी वीडियो है, काफ़ी यूनिक सी जानकारी आपके पास रहने वाली है। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। मगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सो दैट कि यू गेट नोटिफिकेशन एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। अब देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि हम देखिए इंडस्ट्रियल यानी इंडस्ट्रीज़ के सिग्निफिकेंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारी जो इकोनॉमी में इंडस्ट्री है, यानी जो सेकेंडरी सेक्टर है या फिर हम यूँ कहें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, काफ़ी एक ह्यूज रोल प्ले करता है। ठीक है, ऐसे ही अब मुझे ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं कि इंडस्ट्रीज़ कितने प्रकार की होती हैं, हम देख चुके हैं उसको। ठीक है, हैवी इंडस्ट्रीज़ और लाइट इंडस्ट्रीज़ और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, रॉ मटेरियल या प्राइमरी इंडस्ट्री हम जिसे बोलते हैं, प्राइमरी सर्विस। ठीक है, हमने सर्विसेज भी सारी देखी हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी। ठीक है, सब चीज़ के बारे में पढ़ लिया है। तो यहाँ पर हम जो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना, एक चीज़ यहाँ पर आपको समझनी पड़ेगी कि जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होती है उनमें जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो मिनरल होते हैं, जैसे कि आयरन और मैग्नीज वगैरह, कोल वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ होती हैं एक्सटेंसिवली, सो दैट कि जो प्रोडक्ट है ना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, उसको प्रोड्यूस करा जा सके। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर समझनी होगी। ठीक है, इसलिए इन जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनमें रॉ मटेरियल मिनरल्स यूज़ होते हैं उनको हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री बोल देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आयरन एंड स्टील जो प्लांट होते हैं वहाँ पर जो है रॉ मटेरियल यूज़ होता है, उसको हम बोल देते हैं कि मिनरल। वहाँ पर रॉ मटेरियल जो होता है वो मिनरल्स होते हैं, जैसे कि आयरन और, कुकिंग कोल, लाइमस्टोन, मैग्नीज, ये सारे पदार्थ यूज़ होते हैं ताकि जो एक तरीके से मीडिएटर यानी जो बीच का प्रोडक्ट है ना उसको बनाया जा सके, यानी मीडियम प्रोडक्ट, यानी हम बोल सकते हैं जो बीच में यूज़ होने वाला है। अब यहाँ पर ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो फाइनल प्रोडक्ट तो बनाती नहीं है, ये भी एज अ एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मटेरियल बनाती हैं, प्रोडक्ट बनाती हैं, रॉ मटेरियल जो अदर जो इंडस्ट्रीज़ है ना उनमें जाकर यूज़ है, जैसे कि मारुति सुजुकी का उद्योग या फिर कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है, उनके जो मेटेलिक कवर बनते हैं तो वहाँ पर भी जो ये आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे कि भेल मैंने आपको बताया था, ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जो ना जो बड़े बड़े जनरेटर, बड़ी बड़ी मशीन्स यूज़ होती हैं, बनाए जाते हैं। तो वो कहाँ से बनते हैं? पहले तो यहाँ पर मिनरल्स का यूज़ करने के बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जैसे जो उद्योग होते हैं उनमें पहले तो स्टील या फिर आयरन का जो है उद्योग यानी उनको बनाया जाता है, आयरन रॉ मटेरियल बनाया जाता है जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होगा। फिर उसके बाद उनके अलग अलग कंपोनेंट्स या फिर इक्विपमेंट्स या फिर कुछ अलग अलग औजार वगैरह बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं बेसिक इंडस्ट्री भी। ठीक है, बेसिक इंडस्ट्री। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब ये जो स्टील है काफ़ी ज़्यादा जो वेरियस इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं उनमें यूज़ करा, चाहे फिर वो जनरेटर हो, चाहे फिर वो बस हो, ट्रेन हो या हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज जो भी हो, या फिर जो स्टील के जो टूल्स होते हैं ना, जैसे कि गियर वगैरह जो होते हैं वो यूज़ होते हैं। ठीक है, इक्विपमेंट, मशीनरी, ऑटोमोबाइल, साइंटिफिक इक्विपमेंट, रॉकेट वगैरह में। ठीक है, तो यहाँ पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को एक हैवी इंडस्ट्री बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो इनका रॉ मटेरियल जो होता है वो तो अपने आप में भी तो हैवी होता है ना। हमने देखा था हैवी इंडस्ट्री के जो कुछ फीचर्स थे वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिए हैं। तो हैवी इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल होता है वो ऑलरेडी हैवी होता है, तो इसीलिए इनको जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो होती है इनको हैवी इंडस्ट्री भी बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कौन कौन से चीज़ें यूज़ होती हैं, आयरन और, कुकिंग कोल, ठीक है, लाइमस्टोन, मैग्नीज वगैरह। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। चलें आगे, चलिए अब आगे अगर हम बात करें तो
इंडस्ट्रीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, हमारे यहाँ पर जो है ना काफ़ी सारी 900 से अबव स्टील प्लांट्स हैं, ठीक है, 900 से ज़्यादा स्टील प्लांट्स हैं और जो यहाँ पर फंक्शन कर रहे हैं। मगर यहाँ पर कुछ ऐसे टॉप 10 स्टील प्लांट्स हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं ऑल ओवर द इंडिया। यहाँ पर सबसे पहले जो स्टील प्लांट था वो कुल्टी में इस्टेब्लिश हुआ था बंगाल में 1870। मगर यहाँ पर इसका जो यहाँ पर इसमें जो प्रोडक्शन चालू हुआ था ना वो 1874 में चालू हुआ था। यहाँ पर टॉप 10 जो है ना स्टील प्लांट्स, मेजर स्टील प्लांट्स हैं जो आपकी बुक में ऑलरेडी दे रखा है। वहाँ से आप इजीली हजारों, बुकरा और विजयनगरा, ठीक है, तो छोटा नागपुर प्लेटू में सबसे ज़्यादा स्टील प्लांट्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। वो क्यों? छोटा नागपुर प्लेटू में अलॉन्ग विद वाटर, पावर और लेबर वगैरह सारी चीज़, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि रॉ मटेरियल वहाँ पर जो है ना ईजिली अवेलेबल है। तो जहाँ पर रॉ मटेरियल पाया जाए, क्योंकि आपको तो पता ही है कि रॉ मटेरियल का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है अगर कोई भी एक चीज़ को प्रोडक्शन होना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि छोटा नागपुर प्लेटू में आयरन वगैरह, आयरन की यानी आयरन माइंस, आयरन ओर्स हैं, ठीक है, और कोल भी वहाँ पर मिलता है ताकि पावर के लिए कोल को यूज़ करा जाए, क्योंकि आयरन जो है वो पिघलेगा भी तो सही, मेल्ट भी तो होगा। उसको मेल्ट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी? पावर और फिर कोल वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें ईजिली अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें जो आयरन स्टील इंडस्ट्री का जो एक तरीके से कॉम्प्लेक्सेस दिखाई देने के लिए पड़ते हैं, ठीक है। अब ये जो आयरन स्टील इंडस्ट्री थी इसको डी लाइसेंस कर दिया गया था 99। डी लाइसेंस का मतलब है पहले जो ना गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था, तब कोई भी एक पर्टिकुलर जो मैन है अगर वो स्टील उद्योग लगाना चाहता है तो उसको गवर्नमेंट से पूरी परमिशन लेनी पड़ती थी। मगर यहाँ पर ये सारी चीज़ें हटा दी गई 1991 में और डी कंट्रोल भी कर दी गई 1992 में। आज यहाँ पर हमारे इंडिया में जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है यानी सेल, जो कहीं ना कहीं पूरी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ना स्टील की, यानी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSUs हैं स्टील के, जहाँ पर स्टील मैन्युफैक्चर होती है, वहाँ पर उनको कहाँ कहाँ भेजना, कैसे कैसे उनकी मार्केटिंग करनी है, वो सारी जिम्मेदारी यहाँ पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई? चले आगे चलिए। अब यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि यहाँ से जैसे कि हजारिया, ठीक है, विजयनगरा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं विशाखापट्टनम, भिल्लई। तो ऐसे ही कुछ जो आपकी पूरी बुक में ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ मेजर स्टील जो प्लांट्स है, स्टील कंपनीज है, वो मैंने आपको यहाँ पर लिख रखी है, जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, जिसके हम अभी बात कर आए हैं, टाटा स्टील लिमिटेड, टाटा ने टाटा आयरन स्टील जो है उन्होंने 1907 में इस्टेब्लिश करी थी, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर अगर याद रखेंगे तो याद रख लीजिएगा, बाकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। जिंदल स्टील एंड पावर, जिंदल की जो मोटर होती है सबमर्सिबल में जो डलती है वो आपने देखा होगा, ठीक है। और राष्ट्रीय इस्पात लिमिटेड निगम लिमिटेड, ठीक है, ये भी PSU है, ठीक है, और ये भी PSU है, ठीक है। अब यहाँ पर जिंदल आयरन स्टील कंपनी, ईस्टर्न स्टील इंडिया लिमिटेड, वीजर स्टील लिमिटेड, गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड, और यहाँ पर उत्तम गल्वा स्टील, ठीक है, और यहाँ पर मिडस्ट इंटीग्रेटेड स्टील लिमिटेड। तो ये कुछ कंपनीज हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं स्टील का, यानी उत्पादन करती हैं, ठीक है, और मेजरली यही कंट्रीब्यूट करी है, टॉप 10 कंपनीज हैं ये, ठीक है। यहाँ पर एक तरीके से जो एक कलीनगर एक उड़ीसा में एक मतलब क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पर जो एक नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन को क्रिएट करा जा रहा है। क्यों? ताकि इसको और ज़्यादा डेवलप करा जा सके और आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं 300 मिलियन टन जो स्टील की कैपेसिटी को कहीं ना कहीं जो मतलब कंट्रीब्यूट कर सकता है इंडिया की इकोनॉमी में, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़, कलीनगर में एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है जहाँ पर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस भी होंगे, ठीक है। इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के साथ साथ जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी होंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से इस जगह को डेवलप करा जा रहा है, ठीक है। अब प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का वर्ल्ड में। तकरीबन 101.28 मिलियन टन की ये स्टील को प्रोड्यूस करता है, मगर फिर भी ये सेकंड नंबर पर आता है चाइना के बाद, ठीक है। मगर इतनी स्टील प्रोड्यूस होने के बाद भी हमें जो है ना स्टील को इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। वी आर इम्पोर्टिंग स्टील और द स्टील कंपोनेंट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो ना इनएडिकेट और कॉस्टली सप्लाई ऑफ कोल की मात्रा नहीं है। हम कोल को भी कहीं ना कहीं इंपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से और अदर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से भी हम कोल को जो है इंपोर्ट करते हैं, सो दैट कि हम जो है ना अपने जो पावर प्लांट्स हैं, स्टील पावर प्लांट्स हैं, उनको रन कर सकें, ठीक है। हमारे यहाँ पर जो है ना अच्छी क्वालिटी का कोल नहीं पाया जाता, मतलब पाया तो जाता है मगर इतना नहीं है, ठीक है।
इतना मतलब ह्यूज क्वांटिटी में नहीं है, सरप्लस में नहीं है, तो सरप्लस इस कंट्री में हम वहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। और यहाँ पर प्रोडक्टिविटी, लेबर की प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम है, ठीक है। देखिए एक चीज़ यहाँ पर एक फैक्ट बताना चाहता हूँ मैं आपको कि आपने देखा होगा वेस्टर्न कंट्रीज़ में जहाँ पर जो है ना एकदम कोल्ड क्लाइमेट होता है, ठीक है, वहाँ पर जो है ना पीपल जो है ना आसानी से काम कर लेते हैं। मगर वहीं पर अगर इंडिया जैसे या फिर ट्रॉपिकल कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर जो है ना लेजीनेस होती है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट ही कुछ ऐसा है, ठीक है, आपको काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। अगर समर के डेज़ को आप देखें तो वहाँ पर जो है ना आपको नींद ही नींद आती है, खाओ पियो सो जाओ, ठीक है, ये सारी चीज़ें चलती हैं। बट वेयर एज इट इज़ समवेयर एब्सेंट इन द वेस्टर्न कंट्रीज एज वेल एज इन दी जो पोलर कंट्रीज़ हैं, जैसे कि नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क वगैरह, और यूरोपियन कंट्रीज और साइबेरियन जो एरिया है ना नॉर्दर्न पोल का, ठीक है, वहाँ पर भी आपको ये सारी चीज़ें नहीं देखने के लिए, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं एकदम तंदुरुस्त रहते हैं, फुर्तीले रहते हैं, एकदम दुरुस्त रहते हैं, ठीक है। ये सारी जो कमियां हैं ना कहीं ट्रॉपिकल कंट्रीज़ है, इंक्लूडिंग जो अफ्रीका में जो कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज़ हैं, उनमें भी ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो इसीलिए लेबर की प्रोडक्टिविटी भी जिस वजह से जो है ना लेबर की प्रोडक्टिविटी की वजह से कहीं ना कहीं स्टील के उत्पाद में कहीं ना कहीं कमी आती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं पुअर है, ठीक है। वन विंडो क्लियरेंस नहीं है, किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा मतलब मशक्कत करनी पड़ती है अगर आपको स्टील का उद्योग लगाना है तो, ठीक है, या फिर कोई भी स्टील के इक्विपमेंट्स वगैरह बनाने हैं तो जो स्टील से डील करते हैं, ठीक है। यहाँ पर पावर जो है ना इरेगुलर सप्लाई है उस चीज़ की, ये भी कहीं ना कहीं हमें ये जो ना सारे जितनी मैटर्स हैं, जितनी फैक्टर्स हैं, इनको कहीं ना कहीं हमें जो है ना चेकआउट करना पड़ेगा, और इन सब की जो है ना एक एडिक्वेट और जुडिशियस अमाउंट में इनकी सप्लाई को मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी तो इंडिया बनेगा और तभी तो इंडिया बढ़ेगा। तो इसीलिए सारी चीज़ें हमें देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो फिनिश्ड स्टील जो है तकरीबन हमारी कंट्री में इतना प्रोड्यूस हुआ था 2018-2019 में। अब पिग आयरन जो है वो 6.414 मैट्रिक टन, ठीक है, मिलियन टन, और स्पंज आयरन का जो प्रोडक्शन हुआ था वो 34.71 मिलियन टन। अब ये पिग आयरन स्पंज आयरन क्या होते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप जो है एक बार इसे गूगल करें दोनों चीज़ों को, ठीक है, और उसके बारे में पढ़ें थोड़ा सा, ठीक है। अब भी तो थोड़ा सा करनी चाहिए ना, थोड़ा सा अपनी तरफ से भी कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए, मगर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के काफ़ी और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पेट्रोकेमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ और केमिकल फर्टिलाइजर, सीमेंट इंडस्ट्री और डायमंड इंडस्ट्री, ये सब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मेजर जो मिनरल जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो पूरा का पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। पूरा का पूरा आपको जो टॉपिक का खत्म हो चुका है, आपका बचा है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ और जो आपके इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस, तो वो चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही, आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए अभी तो विदा लेने नहीं चाहूँगा मैं, ठीक है। फिलहाल तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखी है, ठीक है, और लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।